हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आर के क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की बात करेंगे। देखिए, आज तक हमारे देश में 3 शिक्षा नीति आई हैं। पहली आई थी 1968 में, दूसरी आई थी 1986 में। ये जो 68 के 2 अक्षर है यही आगे पीछे करके लिखने हैं। तीसरी आई थी मोदी सरकार के समय, अभी 2020 में आई थी। तो आज तक टोटल 3 शिक्षा नीति आई हैं। पहली जो शिक्षा नीति आई थी ये इंदिरा गांधी के टाइम में आई थी, दूसरी राजीव गांधी के टाइम में और तीसरी अभी मोदी सरकार ने इसको लागू किया था। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग दूसरी शिक्षा नीति जो कि 1986 में आई थी इसको हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 जिसको नई शिक्षा नीति के नाम से भी जाना जाता है, आधुनिक शिक्षा का आधार है। अब की जो शिक्षा है इसका बेस है ये। आज सारे देश में एक जैसी शिक्षा नीति लागू है। यह विशाल दस्तावेज जो आधुनिक शिक्षा का खजाना है, मई 1986 ईस्वी को राष्ट्र को समर्पित किया गया था। तो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 है इसको नई शिक्षा नीति के नाम से भी हम लोग जानते हैं और इसको 1986 मई 1986 में इसको लागू किया गया था। और जो आज की शिक्षा नीति है इसका ये बेस है। अब हम लोग इसका बैकग्राउंड देखते हैं कि इसकी क्या हिस्ट्री रही है। स्वतंत्रता के पश्चात भारत सरकार ने विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग जो कि 1948 में आया था, फिर इसके बाद माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 में आया था, ये नियुक्त किए थे भारत सरकार ने। तो जो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग था उसने विश्वविद्यालय शिक्षा के ऊपर अपने सुझाव दिए थे, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के ऊपर। परंतु यह जो शिक्षा है विशेष स्तर तक ही सीमित रही। मतलब ये जो दोनों आयोग थे, ये एक आयोग तो विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए था, दूसरा माध्यमिक शिक्षा के लिए था। सरकार शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर सुधार करना चाहती थी। इसको ध्यान में रखते हुए 1964 ईस्वी में कोठारी आयोग नियुक्त किया गया था। तो कोठारी आयोग 1964 से 66 तक चला था। 66 में इसने भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। इस आयोग की संतुतियों एवं सुझावों के आधार पर 1968 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई थी। तो कोठारी आयोग के ऊपर हमने पहले से वीडियो डाली हुई है, सेपरेट वीडियो आपको मिल जाएगी। माध्यमिक शिक्षा आयोग के ऊपर भी। तो जो कोठारी आयोग ने जो रिकमेंडेशन दी थी उसके आधार पर 1968 में शिक्षा नीति आई थी। तो देखिए, कोठारी आयोग ने जो अपने सुझाव दिए थे उनके आधार पर 1968 में शिक्षा नीति लाई गई थी जो कि भारत की पहली शिक्षा नीति थी। पर उस समय क्या था, जो शिक्षा थी वो राज्य के अंडर में थी, राज्य ही उसके ऊपर कानून वगैरह बना सकती थी। तो इसलिए केंद्र सरकार की इस नीति को सही ढंग से नीति लागू नहीं हो पाई। दूसरी ओर गैर कांग्रेसी जो राज्य थे उन्होंने इसको सही ढंग से लागू करने में एक सकारात्मक भूमिका नहीं निभाई। तो इससे क्या हुआ, जो कोठारी आयोग की जो रिकमेंडेशन थी वो केवल शिक्षा के इतिहास में जो है खाली अध्याय बन के रह गई। वो जो उन्होंने दी थी वो ऐसे की ऐसी रह गई। तो अब देखिए क्या हुआ, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 1968 की थी वो पूरी तरह से असफल होगी वो तो, क्योंकि बहुत सारे राज्यों ने उसमें साथ नहीं दिया। फिर सरकार ने देखा कि ऐसे तो काम नहीं चलेगा। इसके बाद संविधान में संशोधन किया गया, 45वां संविधान संशोधन किया गया। और जो शिक्षा है इसको राज्य की जो लिस्ट है राज्य सूची से निकाल करके इसको समवर्ती सूची में डाल दिया गया। तो 1976 के अंदर इंदिरा गांधी उस टाइम पे हमारी पीएम थी। इन्होंने क्या किया था, इसको शिक्षा को राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में डाल दिया था। और देखिए इस टाइम पर है ना देश में इमरजेंसी लगी हुई थी। आपको पता होगा हमारे देश में 21 महीने तक राष्ट्रपति शासन लगा था, 1975 से लेकर के 1977 तक। तो उस टाइम पर आपातकाल लगा हुआ था, उसी दौरान जो है इसको समवर्ती सूची में शिक्षा को डाला गया था। क्या हुआ, केंद्र सरकार ने 45वां संविधान संशोधन किया जिसमें शिक्षा को राज्य के विषय से निकालकर समवर्ती सूची में रख दिया।
शिक्षा के इतिहास में यह अविस्मरणीय घटना थी, क्योंकि इसके साथ ही केंद्र सरकार को शिक्षा के क्षेत्र में नीति बनाने और उसको ठीक से लागू करने में, ठोस रूप से लागू करना। अब देखिए, जब ये समवर्ती सूची में आ गया तो केंद्र सरकार को भी पावर मिल गई कि वो राज्य के अंदर शिक्षा से संबंधित कानून बना सकती है, उनको ठीक तरह से लागू कर सकती है। अब देखिए, केंद्र में उस समय जनता पार्टी की अब 1979 में क्या हुआ था, देखिए आपको पता होगा, जब इमरजेंसी लगी थी तो उसके बाद कांग्रेस की सरकार चली गई थी, फिर जनता पार्टी की सरकार आई थी। इन्होंने इसका ढांचा बनवाया था नई शिक्षा नीति का। उसके बाद इनकी भी सरकार चली गई थी, सही से लागू नहीं हो पाई थी। मोरारजी देसाई उस टाइम पर पीएम थे, तो फिर ये टाइम भी ऐसे ही निकल जाता है। तो यह मामला विचाराधीन था, केंद्र में जनता पार्टी की सरकार नहीं रही थी उसके बाद, और ये इतिहास बनकर रह गया था। फिर देखिए ये कब जाकर लागू होती है, ये जो शिक्षा नीति है। फिर ये इंदिरा गांधी की मृत्यु हो जाती है 1984 में, उसके बाद राजीव गांधी मंत्री बनते हैं और उनके टाइम पर ये लागू होती है। अपने पहले भाषण में इन्होंने रेडियो पर भाषण दिया था। इन्होंने ऐलान करा था कि देश में जल्दी से ही एक शिक्षा नीति जो है लागू होगी। 1985 में इन्होंने जो शिक्षा की वर्तमान स्थिति है उसका जायजा लेने के पश्चात एक दस्तावेज छपवाया, जिसका नाम था चैलेंज ऑफ एजुकेशन, ए पॉलिसी पर्सपेक्टिव। इस दस्तावेज पर पूरा जो सारा देश है, उसके जितने भी समागम हैं, सेमिनार है, शिक्षा के केंद्र हैं, इनके बारे में जो है व्यापक रूप से चर्चा की गई। देखिए, सरकार की जो रुचि है उसका इस बात से भी पता लग जाता है कि ये जो दस्तावेज है इसको बहुत सारी भाषाओं में छपवाया गया था। इनका ट्रांसलेशन करके इसकी 5,80,000 कॉपी तो इंग्लिश में छपवाई गई थी, 2,40,000 हिंदी में, 4,000 उर्दू में छपवाई गई थी। इसे शिक्षा मंत्रालय द्वारा देश के जितने भी शैक्षिक संस्थान हैं, विश्वविद्यालय हैं, विद्वान हैं, शिक्षा शास्त्री हैं, उनके पास इसको भेजा गया था, ताकि इसके बारे में अपने विचार ये लोग दे सके, इसके अंदर कुछ कमियां हैं तो उसको बता सकें। इसका सभी लोगों ने स्वागत किया और इसके संबंध में बहुत सारे सुझाव दिए गए तथा विचार सरकार को भेजे गए। फिर शिक्षा मंत्रालय और इसके संगठनों द्वारा 29 सेमिनारों का आयोजन किया गया। राज्य स्तर पर भी सेमिनारों, कार्यशालाओं और विचार गोष्ठियों का प्रबंध किया गया। मंत्रालय को इस संबंध में विशाल सामग्री और सुझाव प्राप्त हुए। इसके बाद मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इन सभी सुझावों एवं विचारों को ध्यानपूर्वक अध्ययन किया और उसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 इसको प्रस्तुत किया गया। मंत्रालय की ओर से इसको तैयार किया गया। इसके बाद देखिए, जिस पर मंत्रियों, राष्ट्रीय विकास परिषद एवं केंद्रीय शिक्षा बोर्ड की मीटिंग होती है। इसके बाद फिर इसके ऊपर चर्चा होती है और इसमें फिर संशोधन होता है और 1986 का जो ढांचा है, जो इसका जो ड्राफ्ट है वो तैयार हो जाता है। इसके बाद इसको संसद में पेश किया जाता है। लोकसभा इसको 8 मई 1986 को पास कर देती है। उसके बाद 13 मई को राज्यसभा में मोहर लग जाती है। फिर अगस्त 1986 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संबंध में फिर देखिए इसका टाइम आ जाता है प्रोग्राम ऑफ एक्शन का। तो देखिए हमने क्या क्या पढ़ा है। 1964 से 66 तक कोठारी आयोग चला था। कोठारी आयोग ने देखिए 1966 में अपनी रिकमेंडेशन दी थी। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद देश में फिर इमरजेंसी वगैरह लग जाती है, इसके ऊपर सही से काम नहीं होता। फिर मोरारजी देसाई की सरकार आती है, वे 1979 में सोचते हैं, इसके ऊपर काम करते हैं, फिर उनकी सरकार भी चली जाती है। फिर इंदिरा गांधी की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जो है इसके ऊपर दोबारा से काम होता है और 1986 में राजीव गांधी जो है देश को समर्पित करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, जो कि हमारी दूसरी शिक्षा नीति थी। अब हम देखते हैं नई शिक्षा नीति 1986 का सार और इसकी भूमिका, इसका क्या रोल था और इसके एसेंस। आध्यात्मिक एवं भौतिक विकास की नींव। नई शिक्षा नीति के अनुसार शिक्षा विद्यार्थी के भौतिक तथा आध्यात्मिक विकास का आधार है। यह विद्यार्थी को इस भौतिक दुनिया में रहना सिखाती है तथा साथ ही साथ उसका आध्यात्मिक विकास भी करती है। तो इन्होंने क्या कहा कि जो शिक्षा है वो आध्यात्मिक और भौतिक विकास की नींव होती है, तो हमें इसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए।
शिक्षा का यदि हम लोग विकास करेंगे तो बच्चों का आध्यात्मिक विकास भी होगा और भौतिक विकास भी होगा। आगे है शिक्षा सबके लिए अनिवार्य है। आयोग ने शिक्षा के महत्व को समझते हुए इस शिक्षा को सभी के लिए अनिवार्य करने की सिफारिश की। इसके बाद आगे है मानव शक्ति का विकास। भगवान जिसे मनुष्य ने सभी रचनाओं में से श्रेष्ठतम बनाया है, उसे शक्तियों का भंडार भी उपहार में दिया है। परंतु ये सभी तो देखिए, ये सभी शक्तियां हैं मानव के अंदर, हमारे आंतरिक मन में गहरी छपे हुए हैं। ये मतलब हमारे अंदर ये शक्तियाँ छिपी हुई है और इन शक्तियों को बाहर निकालना, फिर इनको तराशना, इन पहुँचाने का मतलब शिखर तक पहुँचाने का काम किसका? शिक्षा का। शिक्षा के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? इन शक्तियों को बाहर निकाल सकते हैं, इनको तराश सकते हैं, इनको शिखर पर पहुँचा सकते हैं। लेकिन यह तभी संभव है जब बालक को पूर्ण शैक्षिक वातावरण तथा उपयुक्त अवसर मिले। मतलब बच्चों को इसके लिए अवसर भी मिलने चाहिए, एक सही वातावरण भी मिलना चाहिए। फिर आगे है सर्वोत्तम धन विनियोग। मतलब शिक्षा के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट है वो सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट इन्होंने बताया है। आयोग की सिफारिश के अनुसार सरकार तथा समाज शिक्षा पर जितना धन खर्च करता है या करते हैं, उतना ही ज़्यादा लाभ होता है। वास्तव में शिक्षा के क्षेत्र में किया गया खर्च एक दीर्घकालीन तथा श्रेष्ठ विनियोग है। मतलब एक लॉन्ग टर्म के लिए एक बढ़िया जो है इन्वेस्टमेंट है। आगे देखिए सांस्कृतिक विकास के में शिक्षा का योगदान। तो आयोग के अनुसार शिक्षा ही एकमात्र व सशक्त साधन है जो किसी भी देश या राष्ट्र की संस्कृति को संरक्षित कर उसके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका या योगदान देती है। तो शिक्षा क्या करती है? कोई भी देश है उसकी संस्कृति को संरक्षित रखती है, उसका विकास करती है। अब शिक्षा मानव की अज्ञानता को दूर करके हमारे अंदर सामाजिक मूल्य, राष्ट्रीय प्रेम, नैतिकता, देश भावना की भावना जो है ये पैदा करती है। इसके साथ साथ हमारा एक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, मस्तिष्क, आत्मा की जो पूर्ण रूप से विकास करती है। मतलब इसके साथ साथ हमारा सही दृष्टिकोण, हमारा मस्तिष्क, आत्मा, इन सब का पूर्ण विकास करती है। इसके अतिरिक्त शिक्षा धर्मनिरपेक्षता, प्रजातांत्रिक गुणों का विकास भी करती है, जो भारत देश के दो महत्वपूर्ण व विशेष आदर्श हैं। धर्मनिरपेक्षता और प्रजातांत्रिक जो गुण हैं, इनका विकास भी शिक्षा करती है। आगे देखिए अनुसंधान एवं विकास का आधार। मानव जीवन तथा इस ब्रह्मांड के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में सफलतापूर्वक अनुसंधान करने के लिए केवल शिक्षा ही सबल साधन है। इसके अतिरिक्त यह राष्ट्र की निर्भरता एवं विकास में भी योगदान देती है। मतलब जितने भी रिसर्च हैं या डेवलपमेंट है, उसका बेस क्या है, उसका आधार क्या है? वो शिक्षा है। और इसके अलावा जो आत्मनिर्भरता और विकास है, उसमें भी शिक्षा योगदान देती है। समाज की संलग्नता। शिक्षा की इस नीति के तहत समाज की जो संलग्नता है उस पर भी विशेष बल दिया गया है, जिसमें माता पिता, समुदाय, स्वैच्छिक संस्थाएं, नियोजक एवं अध्यापकों का योगदान विशेष रूप से अपेक्षित है। इस नीति के पीछे यह सोच थी कि जब समाज के भिन्न भिन्न वर्गों के सदस्य शिक्षण प्रक्रिया में सक्रिय रूप से योगदान देंगे तो विद्यालय में उपस्थिति का बढ़ना स्वाभाविक होगा। इससे पास प्रतिशत भी बढ़ जाएगा और परिणाम स्वरूप शिक्षा में जो अपव्यय है, जो अवरोधन है, ये भी इस पर भी रोक लगेगी। मतलब समाज भी इन्वॉल्व होना चाहिए शिक्षा के अंदर। समाज में जैसे माता पिता है, समुदाय है या कोई स्वैच्छिक संस्थाएं हैं, अध्यापक है, इन सब का भी योगदान चाहिए। इससे क्या होगा? जो उपस्थिति है बच्चों की वो बढ़ेगी और पास होने का जो परसेंटेज है वो बढ़ेगा और अपव्यय अवरोधन की जो समस्याएं हैं इनके ऊपर भी रोक लगेगी। तो इस वीडियो के अंदर हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का इंट्रोडक्शन देखा, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखा। इसके बाद हमने
इसका क्या रोल है, क्या इसकी एसेंस है, इनके बारे में बात की है। इसके बाद देखिए आगे जो वीडियो आएगी उसमें हम लोग इसके क्या मेरिट है, क्या इसकी डिमेरिट है, क्या इसके उद्देश्य थे, इन सब के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स के अंदर अपने कमेंट ज़रूर डालिएगा। तो मिलते हैं किसी ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।